ओके सो अगेन मैंने क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ में कौन सा ईसीएफ है एंड कौन सा आईसीएफ है। तो इसका आंसर है पेरिलिम्फ इज अ ईसीएफ एंड एंडोलिम्फ इज ऑल्सो अ ईसीएफ। तो ये यूनिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी ये लगता है कि एंडो मतलब आईसीएफ, ओके, लेकिन क्या याद रखना है आपको, ये भी ईसीएफ है, ये भी ईसीएफ है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आईसीएफ? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। आईसीएफ का मतलब वो सेल के इनसाइड होगा। यहाँ पे सेल कौन से? हेयर सेल्स, ओके। तो हेयर सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा वो आईसीएफ होगा, हेयर सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होगा वो ईसीएफ होगा। हेयर सेल्स के बाहर पेरिलिम्फ भी है, हेयर सेल्स के बाहर एंडोलिम्फ भी है। दैट्स वाई हेयर सेल्स के लिए पेरिलिम्फ भी ईसीएफ है एंड एंडोलिम्फ भी ईसीएफ है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ये आपके हेयर सेल्स है। तो हेयर सेल्स के लिए ये भी बाहर की चीज़ है और ये भी बाहर की चीज़ है। तो दैट्स वाई दिस इज ईसीएफ, दिस इज एंडोलिम्फ and these also perilymph is also ECF. Okay, clear everyone? Now this is contain sodium chloride while this is contain potassium. Normally ECF में सोडियम इज हाई, ICF में पोटेशियम हाई। ये आपने देख लिया होगा, मैंने बोला था आप पढ़ लेना अभी। तो वैसे ही ECF में सोडियम हाई होता है, ICF में पोटेशियम हाई होता है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे पेरिलिम्फ में सोडियम हाई, एंडोलिम्फ में पोटेशियम हाई। दो हियर पोटेशियम हाई बट दिस इज नॉट अ ICF। ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। एंडोलिम्फ कैसा है? एंडोलिम्फ है तो ECF लेकिन ये दिखता है ICF जैसा। क्लियर? एंडोलिम्फ है तो ECF लेकिन ये दिखता है ICF। पहले मैं जैसे जूनागढ़ में लेक्चर लेता था, आपने भी देखा होगा, सौराष्ट्र में जूनागढ़ में आप देखना, आपको वहाँ पे अफ्रीकन जैसे लोग देखने मिलते हैं। ओके, अफ्रीका जैसे होते हैं टिपिकली, वैसे ही लुक वाले चेहरे वाले आपको लोग देखने मिलते हैं। उनको देख के आप बोल दो कि वो अफ्रीकन है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो है तो इंडियन लेकिन दिखते हैं अफ्रीकन जैसे। उसी तरह यहाँ पे जो फ्लूइड है वो है तो ECF लेकिन दिखता है ICF जैसा। क्लियर? तो यहाँ पे जो फ्लूइड है स्काला मीडिया वो क्या है? ECF है, क्योंकि वो हेयर सेल से बाहर है लेकिन उसका कंटेंट कैसा है, वो दिखता कैसा है? एग्जैक्टली लाइक ICF, बिकॉज दैट इज अ पोटेशियम रिच फ्लूइड, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय स्ट्राया वास्कुलरिस। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ हेयर सेल्स में हमें क्या समझना है? ये हेयर सेल्स है, इसके बाहर ECF होगा। तो हेयर सेल्स के बाहर क्या होता है? ये वाला कि ये वाला, ये हमें देखना है। तो हेयर सेल्स आपका ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है, ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है कि जिसका बेस का पार्ट होता है पेरिलिम्फ। तो हेयर सेल्स के बेस के लिए ECF होगा पेरिलिम्फ, स्काला पेरिलिम्फ, और इसके लिए एपेक्स के लिए हेयर सेल्स के जो हेयर है उसके लिए ECF होगा एंडोलिम्फ। क्लियर? तो अगेन हेयर सेल्स में, हेयर सेल ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है, हेयर सेल्स के हेयर के लिए ECF होगा आपका एंडोलिम्फ, वाइल हेयर सेल्स के बेस के लिए ECF होगा आपका पेरिलिम्फ। क्लियर? तो हेयर सेल्स के लिए कौन ECF है? एंडोलिम्फ भी ECF है, पेरिलिम्फ भी ECF है। हेयर सेल्स के बेस के लिए ECF मेनली होगा आपका पेरिलिम्फ, वाइल हेयर सेल्स के हेयर के लिए मेनली आपका ECF होगा एंडोलिम्फ। सो RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हेयर सेल्स क्या है? हेयर सेल, बेस ऑफ द हेयर सेल इज bathed by a perilymph while upper end of the hair cells is bathed by endolymph. So this is a key concept. Base of the hair cells is bathed by perilymph while upper end of the endolymph, upper end of the hair cells is bathed by endolymph. So this is the key concept. अभी हमें RMP के लिए क्या करना पड़ेगा? RMP के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड रखना है सेल के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रोड रखना है सेल के बाहर। एक इलेक्ट्रोड होगा आपके सेल के अंदर मतलब हेयर सेल्स के अंदर, और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा आपके सेल के बाहर।
सेल के बाहर, लेकिन कहाँ पे, एंडोलिम्फ या पेरिलिम्फ, तो आप दोनों कर सकते हो। आप एंडोलिम्फ में भी रख सकते हो, आप पेरिलिम्फ में भी रख सकते हो। आप एंडोलिम्फ में रखोगे तो आरएमपी बदल जाएगा, आपने पेरिलिम्फ में रखा है तो आरएमपी बदल जाएगा, वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हमें एक और पोटेंशियल समझना है जिसको बोलते हैं एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल? दिस इज आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द हेयर सेल्स। लेकिन अभी हम समझेंगे एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। दिस इज आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द हेयर सेल्स, लेकिन अब हम समझेंगे एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल में आपको एक इलेक्ट्रोड रखना है पेरिलिम्फ में और दूसरा इलेक्ट्रोड रखना है एंडोलिम्फ में। तो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ का जो डिफरेंस मिलेगा वो आपका होगा एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रोड रहेगा आपका पेरिलिम्फ में जहाँ पे सोडियम है मेनली एंड क्लोराइड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड रहेगा आपका एंडोलिम्फ में। एंडोलिम्फ में क्या है? पोटेशियम रिच फ्लूइड। तो एंडोलिम्फ पोटेशियम रिच फ्लूइड है, दैट्स वाई एंडोलिम्फ में पोटेशियम बहुत ही हाई होते हैं, और इसके कंपेयर में आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का डिफरेंट मिलेगा +80 मिलीवोल्ट का। ओके, इसका मतलब मान लो यहाँ पे 100 है प्लस, तो यहाँ पे +180 होगा। यहाँ पे 200 प्लस है तो यहाँ पे 280 प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 180 प्लस, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 280 प्लस। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे है इससे 80 प्लस यहाँ पे, वॉट एवर इज हियर 80 प्लस इज सीन ओवर हियर। दैट मीन्स योर एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल इज +80 मिलीवोल्ट। क्लियर? एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल सबको, एक इलेक्ट्रोड पेरिलिम्फ में, एक इलेक्ट्रोड एंडोलिम्फ में, उसका डिफरेंस मेजर करना है, वो आएगा आपका +80 मिलीवोल्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन लार्ज अमाउंट में आपको मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल कितना होता है? +80 मिलीवोल्ट। एंड व्हाट इज एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल एवरीवन? आई होप यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम अ ईयर ऑन अ स्टिमुलेट कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। ओके, पहले ये देख लो आप, एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, या कभी कभी ये भी बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल। तो एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल या एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल, क्या इसका मतलब है? एंडोलिम्फ हैज अ कंपोजिशन एज दैट ऑफ आईसीएफ। एंडोलिम्फ है तो ईसीएफ, लेकिन इसकी कंपोजिशन आईसीएफ की जैसी है, हाई पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन एंड लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। पोटेशियम is continuously secreted endolymph by a vascular system triavascularis. High positive charge in the endolymph plus 80 millivolt potential difference between endolymph and perilymph. This potential difference is known as endolymphatic potential or endocochlear potential. Clear सबको? So plus 80 millivolt मिलेगा endolymphatic या endocochlear potential due to the high potassium. This is endocochlear potential. Okay. अभी हमें RMP देखना है। RMP हमें कैसे देखना है? एक इलेक्ट्रोड हेयर सेल्स के अंदर और दूसरा हमें रखना है पेरिलिम्फ में। हम एंडोलिम्फ में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या मान के चल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड है पेरिलिम्फ में, दूसरा है हेयर सेल्स में, तो कितना आएगा? तो नॉर्मल आरएमपी कितना होता है सारे सेल्स में? आपने देखा होगा -90, मसल्स में 9 में -80, तो यहाँ पे रफली होता है -70। बहुत सारी बुक में 9 में भी -70 लिखा है, उसी तरह से आप यही मान के चलो कि यहाँ भी रूटीन तरह ही होता है -70। ओके, तो हेयर सेल्स का आरएमपी कितना होगा? -70। लेकिन कब? अगर आप हेयर सेल्स कंपेयर करो पेरिलिम्फ के कंपेयर में, तो अगर आप हेयर सेल्स पेरिलिम्फ में कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा -70। सो हेयर सेल हैज अ नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू पेरिलिम्फ। तो जैसे सारे सेल्स में होता है वैसे यहाँ पे भी -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन आपको दूसरा इलेक्ट्रोड पेरिलिम्फ में रखना होगा। ओके, अभी मैं आपको पूछता हूँ कि मान लो यहाँ पे 0 है, मान लो हेयर सेल्स के अंदर 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका? ओके, अलग समझा दो, ये एग्जाम्पल थोड़ा टफ हो जाएगा, आसान एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, इसी नंबर से आपको आसान रहेगा। हेयर सेल्स का कितना है? -70। तो मान लो हेयर सेल्स में -70 है, तो पेरिलिम्फ में कितना होगा? 0। क्लियर सबको? क्योंकि हेयर सेल्स में -70 है तो पेरिलिम्फ का होगा 0, तो ये मिलेगा आपको -70। अभी हमने दूसरा एक रिकॉर्ड किया, क्या किया? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ वाला। तो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में पेरिलिम्फ का है 0, एंडोलिम्फ का कितना है? +80। ओके, तो हमारे पास 3 नंबर आ गए। हेयर सेल्स के अंदर -70, पेरिलिम्फ में 0, एंडोलिम्फ में +80। तो अभी आपको बोलना है, अगर आप एक इलेक्ट्रोड हेयर सेल्स में रखोगे और दूसरा इलेक्ट्रोड आप पेरिलिम्फ में, एंडोलिम्फ में रखोगे, एक इलेक्ट्रोड हेयर सेल्स में
और दूसरा एंडोलिम्फ में, तो ये डिफरेंस कितना मिलेगा, ये आप पॉज करके आंसर कर दो। तो ये आंसर आएगा, यहाँ का है -70, यहाँ का है 0, यहाँ का है +80। तो ये -70 से आपको 0 और फिर +80 तक पहुँचना है। तो -70 टू +80 आपका नंबर आएगा 150। क्लियर, कितना नंबर आएगा 150, क्योंकि -70 से 0 में ही आपके 70 हो गए और 70 से वापस 80 तक पहुंचने में आपको और 80 चाहिए। तो 150 का डिफरेंस पड़ेगा ये दोनों में, क्योंकि -70 और +80 का डिफरेंस करना है। तो कैसे आंसर आएगा, -70 माइनस +80, क्योंकि डिफरेंस है तो हमने माइनस किया। तो -70 माइनस +80, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -70 एंड -80 ये नंबर आता है -150 मिलीवोल्ट। डिफरेंस आप समझो, 70 से 0 पे आओगे वो 70 हो गया, वापस 80 पे गए तो 70 और 80 ऐड होके मिल गया आपको 150 मिलीवोल्ट। क्लियर सबको। तो RMP हेयर सेल्स का -70 मिलीवोल्ट होगा पेरिलिम्फ के कंपेयर में, लेकिन RMP आपको -150 मिलेगा अगर आप एंडोलिम्फ के कंपेयर में काम करोगे तो ये होगा आपका एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल या एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल, ये होगा आपका RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी आपको समझना है कि अगर हेयर सेल्स की चैनल ओपन हो गई तो सबसे पहले कौन एंटर होगा, पेरिलिम्फ का सोडियम के एंडोलिम्फ का पोटेशियम। तो क्लियर कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे डिफरेंस ओनली है -70 का, तो इतना बड़ा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इतना बड़ा ग्रेडियंट नहीं है, क्योंकि ये डिफ्यूजन है और डिफ्यूजन हम सबने दिखा है, डिफ्यूजन डिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ये आपको जनरल फिजियोलॉजी में चला होगा। तो डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन का फोर्स यहाँ पे -70 है, लेकिन यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा -150 का। क्योंकि -150 का फोर्स लार्ज है तो सबसे पहले एंडोलिम्फ की एंट्री हो जाएगी। तो वेन एवर द हेयर सेल्स में चैनल्स ओपन होगी तो सबसे पहले एंडोलिम्फ का पोटेशियम एंटर होगा। दैट्स वाई हेयर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू पोटेशियम एंट्री, नॉट ड्यू टू सोडियम एंट्री। क्लियर सबको, क्योंकि सोडियम एंट्री में ओनली -70 का फोर्स है, पोटेशियम एंट्री के लिए -150 का फोर्स है। अगर दरवाज़ा ओपन होता है तो जो सबसे पहले अट्रैक्टेड है वो ही एंट्री होगा। मान लो लेक्चर हॉल का दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले जो लड़का लेक्चर के लिए सबसे मैक्सिमम इंटरेस्टेड होता है वो यूजुअली एंटर होता है। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कभी कभी कोई शांत मन के होते हैं वो आराम से आते हैं, उनको पता होता है कि भाई मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन हम ये लेके चल रहे हैं रूटीन में समझने के लिए कि जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ जो मैक्सिमम एंथुसियास्टिक है, इंटरेस्टेड है, वो सबसे पहले आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे -70 का अट्रैक्शन, क्योंकि मैं एग्जाम्पल अभी ये दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी लेक्चर चल रहा है, तो मैंने पहले भी बोला है कि यूजुअली मैं फ़नी लेक्चर रखने का ट्राई करता हूँ, कॉमेडी रियल में तो साथ में होते तो अच्छा रहता है, लेकिन ऑनलाइन में फिर इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब साथ में दिखते नहीं हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल थोड़ा बैठ नहीं रहा क्योंकि ये लेक्चर का है। लेकिन आप एट्रैक्शन वर्ड समझ जाओगे तो आपको आसानी से समझ जाएगा। अगर एट्रैक्शन किसी का है किसी चीज़ पे तो सबसे पहले जो एट्रैक्टेड हाई है वही ज़्यादा पहुँचेगा। लेकिन एग्जाम्पल अभी अलग रख रहे हैं लेक्चर वाला, ठीक है। तो -70 मिलीवोल्ट का अट्रैक्शन यहाँ पे है, -50 मिलीवोल्ट का, दैट्स वाई मैक्सिमम अट्रैक्शन यहाँ पे, तो सबसे पहले पोटेशियम ही एंटर पहुँच जाएंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, क्योंकि आप सब दूर है तो बहुत ही मुझे भी टफ लगता है कि दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और फिर लाइव फीडबैक नहीं होता, इंटरेक्ट भी इंडिविजुअल नहीं कर पाते, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग। ईयर पूरा ट्रिकी वन है, टफ है, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा और बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बन जाएगा। तो ये थोड़ा समझ जाते हो तो फिर आसान लगता है, अदरवाइज बहुत ट्रिकी वन है। क्लियर। सो -70 मिलीवोल्ट इज योर RMP कंपेयर टू पेरिलिम्फ, -150 मिलीवोल्ट इज योर RMP कंपेयर टू एंडोलिम्फ। और अगर एक्शन पोटेंशियल बनना है तो सबसे पहले एंडोलिम्फ का पोटेशियम एंट्री होगा, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल बनेगा। दैट्स वाई दिस इज द की कंसेप्ट। पूरी बॉडी में सोडियम की एंट्री से डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे पोटेशियम की एंट्री से डीपोलराइजेशन होता है। ये यूनिक है हेयर में, उसकी वजह से आपको याद रखना है। ओके, आई में क्या यूनिक था, डीपोलराइजेशन की वजह से कुछ होता है, लेकिन आई में हाइपर पोलराइजेशन से रिस्पॉन्स मिलता था, वो यूनिक है। यहाँ पे क्या यूनिक है, डीपोलराइजेशन से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डीपोलराइजेशन नॉट ड्यू टू द सोडियम एंट्री बट ड्यू टू द पोटेशियम एंट्री डीपोलराइजेशन अकर एंड देन यू आर सीइंग द एक्शन पोटेंशियल। तो इसके बाद यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लोकल पोटेंशियल बनेगा, फिर एक्शन पोटेंशियल बनेगा, और ये एक्शन पोटेंशियल कैरी करेगा आपका कौन, 8 नर्व। ओके, 8 नर्व है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व,
जो कैरी करेगी मेनली इंटरनल हेयर सेल्स से। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा और फिर इंटरनल हेयर सेल्स से आपकी 8 नर्व कैरी करेगी। पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम अ ईयर ऑन स्टिमुलेशन क्या होगा? कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल मतलब आपको स्टिमुलस के वक्त रिकॉर्ड करना है। तो व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द साउंड वेव्स चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द हेयर सेल्स रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन कैटायन कंडक्टेंस एट देयर एपिकल एंड्स। तो कैटायन कंडक्टेंस मतलब पोटेशियम की एंट्री से होता है, अपाइकल एंड पे पोटेशियम की एंट्री से होता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। गेटिंग पोटेशियम चैनल इज कंट्रोल्ड बाय बेंडिंग ऑफ स्टेरियोसिलिया। ये भी हमने समझा है, अगर आप काइनोसिलियम की तरफ मूव होते हो तो एंट्री होती है, अगर आप काइनोसिलियम से अवे मूव होते हो तो एंट्री बंद हो जाती है। व्हेन स्टीरियोसिलिया बेंड टुवर्ड्स काइनोसिलियम पोटेशियम चैनल ओपन एंड द हेयर सेल डीपोलराइज। व्हेन स्टीरियोसिलिया बेंड अवे फ्रॉम काइनोसिलियम पोटेशियम चैनल क्लोजेस एंड द हेयर सेल्स हाइपरपोलराइज। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे डीपोलर के एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा और फिर वो 8 नर्व कैरी करेगी और 8 नर्व वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है जो इंटरनल हेयर सेल से 90 to 95% निकलती है, ओनली 5% में वो एक्सटर्नल हेयर सेल से निकलती है, और 8 नर्व ब्रेन तक सिग्नल ले जाएगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे, जो अब हम अलग लेक्चर में समझेंगे। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑडिटरी पाथवे। ओके, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आसान शॉर्ट नोट है लेकिन पूछ सकते हैं, IMP1 है लेकिन आसान है। अगर आपने आई वाला पाथवे पढ़ लिया है तो आसानी समझ में आएगा। तो आपको आई वाला पाथवे नहीं है तो रिवाइज करके अच्छे से समझ लो, फिर आई एक बार पढ़ लिया तो ये बिल्कुल आसानी से ऑडिटरी पाथवे हम फास्ट फिनिश कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर उस वक्त हम देखते हैं ऑडिटरी पाथवे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके।